कोई भी जब नीति आती है तो क्या किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए आती है? वो तो सबके लिए आती है। उसमें सवर्ण भी है, उसी में पिछड़े जाति के भी लोग हैं, तो सरकार तो कोई भेदभाव कर नहीं रही है। आप दोषारोपण सरकार के ऊपर करते हैं। खिलाड़ियों की कोई कीमत ही नहीं है, उनके साथ इस तरीके का भेदभाव हो रहा है कि किसी भी नेता का फोन आएगा, कोई भी खिलाड़ी जो अच्छा होगा उसे बैठा दिया जाएगा। हमारे व्यक्ति की हत्या होने के बावजूद हमारे व्यक्ति के लोगों को जेल में डाला। हिंसा इतनी तगड़ी हुई कि हम लोग उनके जो जिन लोगों ने करा उन लोगों के विरोध में प्रोटेस्ट किया 4 जनवरी को, और गंभीर धाराओं में हमें जेल में भेजा गया। विधानसभा पे आप लोगों ने कूड़ा फेंक दिया, प्रोटेस्ट किया कि हमारी ही बच्ची का बलात्कार हुआ, गैंगरेप हुआ, उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ी गई, उसकी जवान काटी गई। जब हॉस्पिटल गई तो उसके बाद उसको सही इलाज न होने के कारण डेथ कर गई। प्रशासन में बैठे हुए लोग हमारी ही बहन को चरित्रहीन कह रहे हैं। बुलडोजर के सामने आके आपने कहा था कि मेरी लाश के सामने से गुजरना होगा जो अगर आप इसको तोड़ेंगे। क्या घटना थी? मेरी लाश पर पिलर गड़ेगा तब जाकर के पुल बनेगा। मेरे जीते जी है अपने लोगों को मैं उजड़ने नहीं दूंगा। अच्छा। सिर्फ सांस लेना ही जिंदगी नहीं होती, किसी का घर छीनना भी आप आर्टिकल 21 के खिलाफ जा रहे हैं। वहाँ पर घर में बच्चा था, बुलडोजर इतना चलाने में मगन थे कि वो बच्चों को भी ध्यान नहीं दे रहे थे। आप अपने आकाओं के कहने पर लोगों के घर तोड़ रहे हैं। और माननीय चंद्रशेखर आजाद जी की जितनी सत्ता है कि तो उस दिन आपको हिसाब देना होगा इस चीजों का। शर्मा चाय के खिलाफ जो आंदोलन चला वो क्या था? जो शर्मा चाय के मालिक हैं दीपक शर्मा, वो एक इंटरव्यू में बोल रहे थे कि भारत का देश जो है वो मनुस्मृति से देश चलेगा और आरक्षण जो है खत्म हो जाना चाहिए। सबसे बड़ी बात उन्हें ये बात बोली कि संविधान वाहियात है तो ये हमारे दिल पर अटैक हो रहा है। संविधान हमारा ऑक्सीजन है, और जब कोई ऑक्सीजन छीनता है तो आदमी हाथ पैर चलाता ही है। चांदी के चम्मच लेकर के पैदा होना, देखिए बहुत सारे नेता है, मैं उदाहरण नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन जो हमारे समाज की बात है इसमें कभी भी परिवारवाद नहीं चला है। फूले ने मिशन चालू किया, डॉक्टर अम्बेडकर ने संभाला, मान्यवर काशीराम ने संभाला। मान्यवर काशीराम साहब की फैमिली का तो कोई बहन जी नहीं थी, बहन जी ने संभाला, बहन जी के बाद माननीय चंद्रशेखर आजाद जी ने संभाला। इनके कार्यकर्ता काफी यंग तो है, लेकिन यंग के साथ साथ काफी उग्र रहते हैं, तोड़फोड़ करना चालू कर देते हैं, उग्रता दिखाते हैं, ऐसा विपक्ष हमेशा आरोप लगाता है। हमारे लोग आंदोलन ही कर रहे हैं, दूसरे लोग आकर के उसमें हिंसात्मक होते हैं। कौन से लोग हैं जो हिंसात्मक हो जाते हैं? ये वो लोग हैं जो सदियों से हमें दबाए रखना चाहते थे। कैसे ये जो युवा थे जो सर झुका करके चलते थे गांव से, वो आज इनका सीना कैसे चौड़ा हो गया, सर उठा करके कैसे चलने लगे। कल तक जो हमें देखकर अपनी खाट से उड़ जाते थे, आज वो कैसे घोड़ी पर चढ़ने पे हमारे लोगों को प्रतिबंध लगा दिया गया, बुलेट पे चढ़ने पर हमारे लोगों को मार दिया जाता है, मूंछ रखने पर मार दिया जाता है। तो फुले फिल्म का काफी कई ब्राह्मणवादी संगठनों ने विरोध किया। ब्राह्मणों ने शोषण नहीं किया, ब्राह्मणों ने पॉलिसी ऐसी बनाई, तो उन्होंने ही मनुस्मृति बनाई और ऐसा कानून बनाया कि इस देश के शूद्रों को, महिलाओं को शिक्षा से वंचित रखा जाए। वो दिखाया, जो हकीकत थी हमारे साथ, वो दिखाया कि कैसे सार्वजनिक कुओं से हमें पानी नहीं पीने दिया जाता था। जहाँ पर गाय भैंस चराई जाती थी वहां जो पानी पीती थी वो पानी पीने पर मजबूर कर दिया गया। कैसे पीछे पिछवाड़े पे पंखे बांधे जाते थे हमारे कमर में ताकि हम चले तो हमारे पदचिन्ह हट जाए। कैसे वो हमारे ऊपर घड़ा बांधते थे ताकि हम थूकें तो वो जमीन पर ना पड़े। और रात के समय निकलते थे हम लोग, ताकि जो दिन में इसलिए निकलते थे क्योंकि जो परछाई है, हमारी परछाई से दूसरे लोग अछूत ना हो जाए। नमस्कार। कहते हैं लोकतंत्र में संवाद का होना बहुत जरूरी है और तभी शायद लोकतंत्र जिंदा रहता है। और लोकतंत्र में संवाद तभी होता है जब युवा बढ़ चढ़कर उसमें भागीदारी करें। तो आज हमारे साथ हमारे इस शो में आजाद समाज पार्टी के प्रदेश सचिव अनिकेत धानुक मौजूद हैं। सो अनिकेत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। जी बहुत बहुत शुक्रिया। अनिकेत जी, आप ये बताइए, आप तो काफी युवा हैं और युवा होते हुए प्रदेश की राजनीति और देश की राजनीति में कैसे आना हुआ, और अपनी थोड़ी सी प्रारंभिक शिक्षा के बारे में बताइए। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपकी शिक्षा कहाँ से शुरू हुई और आप राजनीति में कैसे आए? देखिए, जैसे सामान्य परिवार में हर कोई जन्म लेता है उस तरह मेरा भी जन्म हुआ, पालन पोषण हुआ। मेरा फैमिली जो है, मेरे पिताजी सफाई कर्मचारी हैं, माताजी सफाई कर्मचारी हैं, और मेरी भी जैसे पढ़ाई सभी की होती है वैसे नॉर्मल पढ़ाई हुई। लेकिन मेरा खेल में थोड़ा दिलचस्पी थी, फुटबॉल में, तो मैं फुटबॉल खेला और डीएवी कॉलेज से मैं फुटबॉल खेलता था। और हमारे कोच वेद प्रकाश यादव जी, जिन्होंने हमें सिखाया फुटबॉल, और एक जुनून हमारे अंदर आया कि हम लोग जो है इस देश के अंदर अपने लोगों को मजबूत करेंगे और फुटबॉल के माध्यम से इस देश का नाम रोशन करेंगे। और जैसे पढ़ाई की रही बात हमारी, तो पढ़ाई तो हमारी अवध स्कूल से हुई है, उसके बाद हम कॉलेज गए, कॉलेज के बाद फिर हमने राजनीति की बात रही तो फुटबॉल खिलाड़ी जो होता है उसके अंदर एक भेदभाव नहीं होती। सही बात है।
खिलाड़ी के अंदर कभी जात पात नहीं था, और मैदान के अंदर तो कभी जात पात होता ही नहीं है। वहां पर जी। एक टीम वर्क होता है, और जब 11 के 11 खेलते हैं तब जीत हासिल होती है। टीम वर्क होता है। टीम वर्क होता है, वहां जात भेदभाव का कोई भी मतलब नहीं होता है। जी। लेकिन जो सिलेक्टर्स होते हैं उनके दिमाग में जातिवादी कीड़ा पनप रहा होता है। सेलेक्टर्स के बीच में आप बात सेलेक्टर्स के बीच में जो सिलेक्शन करते हैं उनके बीच ये कीड़ा पनप रहा होता है, और ऐसा कई खिलाड़ी हमारे साथी ही और हम सब खुद इस चीज को महसूस किए, इस चीज का भेदभाव झेले, जातिवाद का। और लगभग मुझे लगता है इस देश के अंदर हर वो खिलाड़ी, वो किसी भी स्पोर्ट्स में रहा हो, वो झेल रहा है और झेलता चला आ रहा है। तो इसलिए मैंने एक घटना हुई हमारे साथ में, तो हमारे यही लमार्ट्स कॉलेज में ट्रायल चल रहा था। उस वक्त हमारे कुछ साथियों का सिलेक्शन हुआ था, मैं तो वहां पर देख रहा था। हमारे कुछ साथियों का सिलेक्शन हुआ था, शुरुल कास्ट के बच्चे थे, उनका सिलेक्शन हुआ। जर्मनी जाना उनको था, लेकिन किसी नेता का मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, फोन आया और उन बच्चों का सिलेक्शन कट गया। अच्छा। और सिलेक्शन हो गया किसी ऐसे व्यक्ति का जो किसी नेता के काम करता था, किसी नेता के लिए काम करता था। उनके पिताजी उनके नेता के लिए काम करते थे। तो मुझे इस बात को समझ में आया कि पॉलिटिक्स ही सब कुछ है। उस वक्त तो मैं बाबा साहब के बारे में सिर्फ इतना जानता था कि डॉक्टर अम्बेडकर हमारे समाज से हैं, हमारे लिए बहुत कुछ किया। तो राजनीति का उस समय कुछ नहीं पता था, लेकिन जो ये घटना हुई, ये घटना से मुझे समझ में आया कि पॉलिटिक्स कितना जरूरी है। टर्निंग पॉइंट था कि खिलाड़ियों की कोई कीमत ही नहीं है, उनके साथ इस तरीके का भेदभाव हो रहा है कि किसी भी नेता का फोन आएगा, कोई भी खिलाड़ी जो अच्छा होगा उसे बैठा दिया जाएगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि सामने वाला जो गया वो अच्छा नहीं था खिलाड़ी, वो भी खिलाड़ी अच्छा था, लेकिन मेहनत के दम पर, गेम के टैलेंट के दम पर अगर आप उन्हें सेलेक्ट करते तो मुझे लगता है वो चीजें सही होती और हम भी उसके समर्थक होते। और मुझे लगता है ये टर्निंग पॉइंट बना था हमारी लाइफ में। वहां से आपने डिसाइड किया कि राजनीति में आना है? हाँ, वहां से डिसाइड क्या हुआ कि हमारा एक ग्रुप है, हमारे जहाँ हम रहते हैं, हमारे सोसाइटी में। कहाँ रहते हैं आप? लखनऊ से? हमारा लखनऊ, प्रॉपर लखनऊ के हम हैं, और ऐशबाग में संत सुदर्शनपुरी में हमारा ऐशबाग संत सुदर्शनपुरी में हमारा निवास है। वहाँ पर हमारे लगभग 25,000 धानुक समाज की आबादी है। अच्छा, आप धानुक समाज से आते हैं? और 25,000 धानुक समाज की आबादी, तो हम लोग लगभग 200-250 लोग जो थे। उस वक्त सभी बचपन से ये डाला जाता था दिमाग में कि हमारी जो पार्टी है बहुजन समाज पार्टी है। बचपन से डाला जाता कि हमारी पार्टी है, हमारे लोग हैं, हमारे समाज की पार्टी है। तो ये बचपन से ही हमारे दिमाग में था कि हमारी पार्टी है। तो उस वक्त 2017 का चुनाव शुरुआत हुआ था, तो 16 में हम लोग बहुजन समाज पार्टी को 250-300 लड़कों ने, हमारे यूथ ने, उस वक्त हम लोग खुद भी वोटर नहीं थे, लेकिन हम लोगों ने ज्वाइन किया। हमारे मध्य विधानसभा से, जो मेरी विधानसभा है लखनऊ सेंट्रल, वहां से राजीव श्रीवास्तव जी बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ रहे थे, तो उनके साथ हम लोग जुड़े। उनके लिए हम लोगों ने झंडे लगाए, पोस्टर लगाए, निस्वार्थ भावना से। 2016 में? हाँ, 16 में निस्वार्थ भावना से हम लोग झंडे पोस्टर लगाने। जी, हम लोगों का कुछ मतलब राजनीति करने का कोई उद्देश्य नहीं था, लेकिन हमें लग रहा था कि भैया विधायक बनेंगे तो शायद हमारे लोगों को कुछ भला होगा और हम लोग जो है आगे बढ़ेंगे, तो या नौकरी मिल जाएगी हमारे लोगों को, बसपा सरकार आएगी। तो हम लोग लगे, झंडे लगाए, पोस्टर लगाए, निस्वार्थ भावना से हम लोगों ने, कहीं भी रैली होती थी वहां हम लोग सबसे पहले पहुंच जाते थे। जो यहाँ पर पूर्व जिला अध्यक्ष थे वो जानते हैं इस बात को कि हम लोग लग करके वहां पर झंडे लगाते थे। कहीं भी माननीय बहन जी आती थी वहां पर हम लोग करते थे। लेकिन माननीय चंद्रशेखर आजाद जी हमारी लाइफ के सबसे बड़ा जो उदाहरण है कि हमने क्या सीखा। जब सहारनपुर दंगे हुए तो हमने एक बात सीखी कि इतना बड़ा हादसा होने के बावजूद, हमारे व्यक्ति की हत्या होने के बावजूद, हमारे व्यक्ति के लोगों को जेल में डाला गया। सहारनपुर के दंगे की बात कर रहे हैं आप? सहारनपुर की दंगे की बात कर रहे हैं। सहारनपुर में जब दंगे हुए शब्बीरपुर में, तो माननीय चंद्रशेखर आजाद जी जो दंगा वहां पर रुकवा रहे थे, नियंत्रण कर रहे थे, उन्हीं को वहां पर उन्हें दोषी करार कर दिया। चंद्रशेखर आजाद, थोड़ा हम लोग आगे आ गए। चंद्रशेखर आजाद से आपकी कब मुलाकात हुई? अभी तो आप भारत बहुजन समाज पार्टी के
बैनर तले उनके झंडे पोस्टर लगा रहे थे 2017 का चुनाव 17 का चुनाव जब जब चंद्रशेखर आजाद से, जो आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनसे कब मुलाकात हुई आपकी? देखिए 16 में हम लोग राजीव श्रीवास्तव जी के साथ लगे और उनको चुनाव लड़ाया, और जैसा कि हम लोगों ने कमिट किया था, तो हम लोग जो अपने एरिया, हमारा बूथ था, हमारा सेक्टर इवन हम लोग जीते अपना, और जो हम लोगों ने वादा किया था निस्वार्थ भावना से हम लोग लगे और वहां पर अपना सेक्टर जिताया। सेक्टर जीते लेकिन चुनाव हार गए। उसके बाद जो है जो जिस तरीके से मतलब मेरी माता जी हैं वहां पर ऐशबाग वार्ड से चुनाव लड़ना चाह रहे थे हम लोग, तो क्योंकि मेरा तो उस वक्त वार्ड से मतलब पार्षदी का चुनाव लड़ना चाह रहे थे, तो हम लोग टिकट लेने गए। तो वो बात यहाँ पर कहनी नहीं चाहिए, किन्हीं कारणवश हमारी माता जी को टिकट नहीं मिला। वो आप समझ सकते हैं, लोग समझ सकते हैं किस लिए नहीं मिला। जबकि हम सेक्टर जीते, बूथ जीते, तो हमें टिकट मिलना चाहिए था। किन कारणों से नहीं मिला टिकट? बहुत सारी चीजें हैं वहां पर, कुछ कोऑर्डिनेटर्स हैं जो, ये बसपा की बात कर रहे हैं, वो नहीं टिकट दिए। अच्छा, उस वक्त जबकि आपने बूथ जिताया, सेक्टर जिताया हम लोगों ने, और हम लोग पहले से ही लगे थे, हमारे पुरखे लगे थे, फिर भी हम लोगों को टिकट नहीं मिला। वहां पर सौदेबाजी हुई, बहुत सारी चीजें हुई, तो वहां पर कुछ उस तरीके से हम लोगों को रिस्पांस नहीं मिला, तो हम लोगों का बिल्कुल निराश हो गए। और हम लोग जब टिकट के लिए गए तो नकुल दुबे जी के घर हम लोग 250-300 लोग, वहां पर हमारे परिवार की महिलाएं गई कि टिकट मिलना चाहिए, समर्थन में गए कि यहाँ पर टिकट मिलना चाहिए। फिर उसके बाद सतीजन मिश्रा के यहाँ गए, फिर वहां से नहीं, फिर हम लोग को मंडल कार्यालय भेजा गया, मंडल कार्यालय में वहां भी टिकट नहीं मिला गया, कहा कि आप बाद में आइए। फिर टिकट का बंटवारा हो गया, कोई नया नवेला प्रत्याशी उतार दिया गया, और वो वजह जो है वो सभी को मालूम है, वो क्या है क्या नहीं, किस लिए टिकट मिल गया, मैं यहाँ पर कहना नहीं चाहूंगा इस बात को। तो उसके बाद हम लोग की नजर तो ऑलरेडी चंद्रशेखर भाई पे पड़ी थी कि अब चंद्रशेखर भाई संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन फिर उनके लिए हम लोगों ने भीमा कोरेगांव में जब 2 अप्रैल सॉरी सन 2018 1 जनवरी भीमा कोरेगांव के 200 वर्ष पूरे हुए थे, तो वहां पर हिंसा हुई। वो हिंसा हुई तो एक तो हम शौर्य दिवस मना रहे, ऊपर से वहां पर हिंसा हो गई। हिंसा इतनी तगड़ी हुई कि हम लोग उनके जो जिन लोगों ने करा उन लोगों के विरोध में प्रोटेस्ट किया 4 जनवरी को। उसमें हम लोग ऊपर 7 सीले और गंभीर धाराओं में हमें जेल में भेजा गया। किसको भेजा गया? हमें। अच्छा, यहाँ पे पहली बार आप जेल? पहली बार सन 2018 4 जनवरी को हम लोग, 4 जनवरी 2018 को आपने यहाँ धरना प्रदर्शन किया। डॉक्टर दिनेश शर्मा डिप्टी सीएम थे उस वक्त, उनके घर के बाहर हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया, घेराव किया और माननीय चंद्रशेखर आजाद जी की रिहाई के लिए, और जो भीमा कोरेगांव में हिंसा हुई उसके लिए हम लोगों ने वहां पर आंदोलन किया। उसके लिए हमें 7 सील और गंभीर धाराओं में हमें जेल में रखा गया। उसके बाद फिर कितने दिन जेल में रहे? लगभग हम लोग थे लगभग 17-18 दिन। 17-18 दिन आप जेल में थे। उसके बाद हम लोगों की बेल हुई। बेल होने के बाद जब हम आए तो उस वक्त तक मुझे नहीं पता था कि हमें भी राजनीति का मतलब इतना बड़ा हिस्सा होगा। तो कुछ हमारे समाज के जो सफाई कर्मचारी थे वो लोग मेरे लिए हारफुल लेके बाहर खड़े थे। तब तक मुझे पता भी नहीं था कि जेल से आने के बाद कोई स्वागत भी होता है। तो फिर वो हमारा माला पहना करके हमें स्वागत किए, सम्मान किए। तो मुझे बड़ा मतलब वहां पर खुशी फील हुई कि मतलब मैं ऐसा काम करके आओ तो मुझे लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। मुझे लगा था कि लोग जेल जाते तो उनका लोग बाइकआउट करते, उनसे बातचीत नहीं करते। तो बाद में मुझे पता चला, जब मैं कैडर लिया और जाना सीखा, तो मुझे पता चला कि सही चीज के लिए अगर आप जा रहे हैं तो वो गुनाह नहीं होता, लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं। अगर अपने लोगों के लिए आप लड़ रहे हैं तो आपको लोग समर्थन करेंगे, आपका सम्मान करेंगे, आपको और आगे बढ़ाएंगे। तो पहली बार उसी घटना के बाद में जेल, और उसके बाद आपका फिर राजनीतिक सफर आजाद समाज पार्टी लगातार फिर हम लोगों ने आंदोलन किया। फिर एक घटना हुई थी, आनंद भवन स्कूल है बाराबंकी में, हिजाब को लेकर के। किस चीज को? एक लड़की थी मुस्लिम कम्युनिटी की, वो हिजाब पहन करके अंदर गई थी। तो आनंद भवन स्कूल में उसको ये कहा गया कि अगर हिजाब पहनना है तो आप जो है मुस्लिम स्कूल जाओ। अच्छा। तो वहां पर हमारे साथियों ने प्रोटेस्ट किया था उस बहन के लिए, ताकि उस स्कूल के खिलाफ हम लोगों ने एक्शन लिया, ताकि आप स्कूल जो शिक्षा है वहां पर कोई जाति धर्म की बात नहीं होती। कोई अगर हिजाब है तो कोई गलत चीज है, अगर वो ढक करके आ रही है तो गलत चीज थोड़ी हो सकती है। हमारे यहाँ भी तो घूंघट प्रथा है, पर्दादारी हर जगह है, चाहे वो क्रिश्चियन कम्युनिटी हो, चाहे वो हिंदुज्म हो, चाहे वो सिखिज्म हो, चाहे कोई भी हो, हर जगह पर्देदारी है। लेकिन आप किस तरीके से एक पर्टिकुलर एक कम्युनिटी को, एक धर्म को टारगेट नहीं कर सकते। तो वो वहां पर हम लोगों ने आंदोलन किया। उसके बाद आगरा में घटना हुई संगीली जाटव की, वहां पर तब तक चंद्रशेखर भाई जेल में थे। हमारी मुलाकात हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन जी से हुई। विनय रतन जी लखनऊ है,
लखनऊ में मुलाकात हुई। उन्होंने मुझे कहा कि आप अभी मेंबर बन के काम कर रहे थे और आप जो है लखनऊ के जिला अध्यक्ष ये कब बनाया आपको सन जिलाध्यक्ष? 2018 में मुझे जिलाध्यक्ष बनाया। उससे पहले मैं 2018 मेंबर बन के काम कर रहा था। तो 18 में मुझे जिलाध्यक्ष बनाया। उसके बाद जो है लगातार हम लोगों ने यहाँ पर जो भी समाज के ऊपर हमारे ऊपर अत्याचार हुआ, जिन लोगों की सुनवाई नहीं होती थी, उनके लिए हम लोगों ने डीएम कार्यालय पर ज्ञापन दिया, थाने पर गए। तो यही सिलसिला चलता रहा, जिससे हम लोग जो है अपने कम्युनिटी के लोगों की जिनकी आवाज दबाई जाती थी उनकी आवाज बनने का काम किया। चलिए, फिलहाल अभी आप प्रदेश सचिव हैं। आप जी जी जी, बहुत अच्छी बात है। अच्छा चंद्रशेखर जी, आपसे मतलब जो पहली मुलाकात हुई वो कब हुई? माननीय चंद्रशेखर आजाद जी जेल से जब रात को छूटे तो उस दिन तो हम सब लोग वहां पर थे। तो एक नॉर्मल मुलाकात हुई, बैठ के बातचीत हुई। और जो हम लोगों की मुलाकात लखनऊ में हुई, जब वो पहली बार मतलब जो एक हाँ, अच्छी मुलाकात, एक अच्छी मुलाकात लखनऊ में हुई और बैठ के चर्चा हुई। और उसके बाद उन्होंने ये बात बोली कि आपने मेरे जेल रहते हैं, अब इतना आंदोलन, इतना बड़े बड़े आंदोलन यहाँ पर लखनऊ में किए और अब आप मिले हमसे। तो उन्होंने मुझे बहुत गर्व महसूस हुआ कि हमारी कम्युनिटी के व्यक्ति हैं जो जिनका काम था पाठशाला चलाकर लोगों को जो शिक्षा से वंचित है उन्हें शिक्षा देना। फ्री भीम आर्मी पाठशाला चलाते थे वो, और जहां पर लोगों की आवाज दबाई जाती थी वहां पर माननीय चंद्रशेखर आजाद जी पहुंच जाते थे लोगों की आवाज बनने के लिए। तो उन ऐसे व्यक्ति को इस सरकार के लोगों ने मतलब बेगुनाह को फंसा दिया रासुका के तहत और उनके साथ मारपीट करी, उनको 16 महीने जेल में रखा गया। तो उन्होंने अपना संघर्ष हम लोग को ऑलरेडी पता ही था, फिर और अपने मुंह से उन्होंने बताया। तो उन्होंने मुझे एक बात बोली, शायद वो कोट जनरल सिंह भिंडरे वाला का है, लेकिन एक बात बोली उन्होंने मुझे जो मेरे लाइफ के लिए मतलब एक मूल मंत्र, मैं उसे आज भी गार्ड मान के चलता हूँ कि शरीर का मरना मौत नहीं, जमीर का मरना मौत है। शरीर व्यक्ति का मर जाता है, लेकिन अगर आदमी का जमीर मर जाए तो वो ज्यादा घातक होता है। शरीर मरना कोई बड़ी बात नहीं होती है, जब आदमी का जमीर मर जाता है तो वो जीते जी समझ लीजिए मरा हुआ साबित होता है। तो वो गांठ मैंने बांध ली कि शरीर का मरना मौत नहीं, जमीर का मरना मौत है। तो जमीर जिंदा रखो और आपको दुनिया याद रखेगी। सही बात है। तो माननीय चंद्रशेखर आजाद जी के ये जो वर्ड थे तो वो मेरे दिमाग में से ठीक हो गया। और उसके बाद से हम लोगों ने यहाँ पर लखनऊ में माननीय चंद्रशेखर आजाद जी की रैली कराई और उसके बाद लगातार आंदोलन पे आंदोलन लोग करते रहे। लगातार आपका इतिहास आंदोलन भरा ही रहा है, हमेशा प्रतिरोध, जी 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 विरोध की राजनीति में आप रहे हैं लगातार। आपने जहाँ पे भी गलत हुआ है वहाँ विरोध, आपने अपना विरोध दर्ज कराया है और कई बार जेल भी गए। अब तो जेल आना जाना मुझे लगता है कई मुकदमे और 24 मुकदमे हैं आपके ऊपर, और सब इसी प्रोटेस्ट के और सब प्रोटेस्ट के सब प्रोटेस्ट के। तो कभी डर नहीं लगता है कि आज युवा हैं, अभी आप यंग हैं और 24 मुकदमे अभी से आपके ऊपर, और इस तरीके से कभी डर नहीं लगा आपको? अगर बाबा साहब डर जाते तो आज मैं यहाँ आपके सामने बैठ के बात भी नहीं कर पाता। आज भी जो मैं मेरे तन पे कपड़े हैं बाबा साहब के 4-4 बच्चों की कुर्बानियों का नतीजा है। तो मुझे लगता है कि बिना कुर्बानी दिए तो कुछ भी नहीं मिला है। तो शायद जैसे मैंने कहा कि हम पहली पीढ़ी है जो स्कूल और कॉलेज के, हम पहली ही पीढ़ी हैं अपने 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 घर की जो इस तरीके की एक्टिविटी में शामिल हैं, जो समाज की लड़ाई को लड़ रहे हैं। तो किसी ना किसी को तो कुर्बानी देनी पड़ेगी, किसी ना किसी को तो आगे आना पड़ेगा। कि भगत सिंह तो वापस आने वाले नहीं, बाबा साहब तो वापस आने नहीं, तो मान्यवर काशीराम साहब आने वाले नहीं। तो हमें ही आगे बढ़ के उनकी राह पर चल करके अपने समाज को सशक्त और मजबूत बनाना पड़ेगा। अच्छा ये बताइए, आपने बहुत सारे धरने किए, आपका ये विधानसभा वाला क्या था कि विधानसभा पे आप लोगों ने कूड़ा फेंक दिया, प्रोटेस्ट किया, क्या मामला था पूरा वो? देखिए सन 2020 में मनीषा वाल्मीकि नाम की हमारी बहन का बलात्कार हुआ, गैंगरेप हुआ, और बहुत दर्दनाक घटना है। इतनी दर्दनाक घटना है कि आज भी वो मेरे सीने में समाई हुई घटना और मुझे आंसू बुलाने देती है। वो नींद नहीं आने देती है मुझे कि वो आज भी बहन की चीखें जो हैं हमारे युवाओं के माननीय चंद्रशेखर आजाद जी के दिलो दिमाग में गूंजती रहती हैं। वो घटना ऐसी घटना है कि हमारी ही बच्ची का बलात्कार हुआ, गैंगरेप हुआ, और उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ी गई, उसकी जवान काटी गई, और उसको फिर बाद में जब हॉस्पिटल गई तो उसके बाद उसको सही इलाज न होने के कारण डेथ कर गई। उसके बाद प्रशासन में बैठे हुए लोग, कुंठित मानसिकता के लोग, हमारी ही बहन को चरित्रहीन कह रहे हैं। अपराधियों के पक्ष में पंचायतें लगाई जा रही हैं। हमने अपनी बहन को खो दिया, प्रशासन हमारी ही बहन को चरित्रहीन कह रहा है। अपराधियों के पक्ष में
पंचायतें लगाई जा रही, समाज में बहुत रोष था। हम सब लोगों ने तय किया कि हम लोग आंदोलन करेंगे, ये करेंगे, कैंडल मार्च निकाला गया, फिर भी कोई उस तरीके की गिरफ्तारी नहीं हुई, कार्रवाई नहीं हुई। तो बहुत पीड़ादायक होकर के हम लोगों ने, एक भगत सिंह की बात याद आई कि जो उन्होंने असेंबली में बम फोड़ा था कि बहरों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत होती है। तो आज के युग में मैं तो बम नहीं फोड़ सकता, लेकिन बम रूपी मैंने वहां पर कूड़ा फेंका, और कूड़ा फेंकने के बाद पूरे देश में आवाज गई। माननीय चंद्रशेखर आजाद जी हाथरस में तो संघर्ष कर ही रहे थे, लखनऊ की टीम हमारे साथ मिलकर के लखनऊ उत्तर प्रदेश विधानसभा में कूड़ा डाला, और पूरे भारत में ये आवाज गई कि जो व्यक्ति न्याय नहीं कर सकता वो तो कूड़े के ही समान है। जिस व्यक्ति का न्याय का चरित्र ना हो तो वो कूड़े के ही समान है। असल में तो कूड़ा वो हम लोगों को कहते हैं, लेकिन वो कूड़ा वो खुद हो गए हैं जो न्याय नहीं कर सकते। इसलिए हम लोगों ने वहां पर कूड़ा फेंका, विरोध जताया। आज की युग में हम बम नहीं फेंक सकते, तो बम रूपी हम लोगों ने कूड़ा आपने विरोध जताया वहां? विरोध जताया। तो उसके बाद हम क्या लोगों हुआ, को आगे कोई कार्रवाई हुई? देखिए, कुछ अपराधियों को जेल में डाला गया, लेकिन अभी जल्दी उन्हें बेल मिल गई। तो उस कार्रवाई में भी, मतलब उस प्रोटेस्ट में भी आपको जेल जाना हाँ, पड़ा? बिल्कुल, उस कार्रवाई में भी हम लोगों को जेल जाना पड़ा। जेल जाने के बाद हम लोग भी लगभग 10 दिन बाद छूटे। 10 दिन बाद हम लोगों को छोड़ा गया। फिर उसके बाद हम लोग जो है दिल्ली गए। दिल्ली में हम लोगों ने जंतर मंतर पे आंदोलन दिया। उसके बाद जो है कार्रवाई का सिलसिला चालू हो गया, उन लोगों पे कार्रवाई हुई। एक बार की घटना है, आप और आपके जो नेता हैं चंद्रशेखर, वो रिक्शे वाली घटना क्या है कि आप लोगों ने रिक्शे पे उनको बिठाया, क्या था पूरा मामला? 2019 का चुनाव माननीय चंद्रशेखर आजाद जी ने घोषणा की थी कि वो नरेंद्र मोदी के खिलाफ लड़ेंगे, बनारस से। हाँ। तो देखिए, स्ट्रगल टाइम है हमारा। माननीय चंद्रशेखर आजाद जी पूरे देश भर के नेता है, लेकिन पूंजीपतियों को कभी उन्होंने मुंह नहीं लगाया, क्योंकि उन्होंने एक बात बताई कि वो अपनी बात को अमल करते हैं। माननीय काशीराम साहब की बात को अमल करते हैं कि जो सहारा देगा वो इशारा देगा। तो सहारा देगा वो इशारा देगा। माननीय चंद्रशेखर आजाद जी ने हम लोग वहां पर जो है सारनाथ में रुके। हम लोग के पास उस तरीके की व्यवस्था ही नहीं है। हम लोग जो है, हम लोग पास इतने रिसोर्सेस थोड़ी हैं। हमारा समाज आज भी इतने पिछड़ा हुआ है। तो हमारे माननीय चंद्रशेखर आजाद जी वहां पर आए और उनको रोड शो करना था। तो हमारी पूर्वांचल की टीम के लोगों ने वहां पर सारनाथ में व्यवस्था करी रुकने की। खाने के लिए समाज के लोग लाए, खाना हमारे समाज के लोगों ने माननीय चंद्रशेखर आजाद जी को वहां पर खिलाया। और उसके बाद वहां पर जब रोड शो की बारी आई तो वहां पर कार तो सिर्फ 1-2 कार थी, लेकिन हम लोग को लगा कि हमारे जमीन का नेता है हमारे, तो हम लोगों को जमीन पे नेताजी को दिखाना होगा। तो हम लोगों ने एक रिक्शा लिया और रिक्शा में माननीय चंद्रशेखर आजाद जी को, नेताजी को बैठाया। बैठाने के बाद रिक्शा को हमने चलाया और लगभग 26 किलोमीटर की यात्रा हम लोगों की वहां पर थी। और माननीय चंद्रशेखर आजाद जी बिल्कुल अपने समाज के लोगों से मिलते हुए गए और यात्रा निकाली। अम्बेडकर चौराहा वहां पर है, वहां से गुरु रविदास महाराज जी के मंदिर तक हम लोगों ने वहां तक यात्रा निकाली। चलिए, अच्छी बात है, 2019 का वो चुनाव भी लड़े। लेकिन ये बताइए, लगातार ये आरोप भी लगता रहता है चंद्रशेखर और उनकी पार्टी पर कि ये पार्टी कहीं ना कहीं जो है भाजपा की बी टीम बताई जाती है। लगातार ऐसे आरोप समाजवादी पार्टी या बाकी जो पार्टियां हैं वो लगाती रहती हैं उनके ऊपर। कितनी सच्चाई है इन बातों में? देखिए, अगर हम बी टीम होते तो हम जेल जा रहे होते। अगर हम बी टीम होते तो इलाहाबाद में हमारे 54 लड़के जेल में होते, उनको मारा जा रहा होता। अगर वो बी टीम होते तो 16 महीने वो जेल जाते हैं। और 2019 में तुगलकाबाद महाराज गुरु रविदास जी मंदिर के मामले में उनकी रीढ़ की हड्डियों पर उनको गैप आ गया, इतना मारा उनको, उनके ऊपर इतनी लाठी चार्ज किए और 96 लोग हमारे लोग जेल गए। तो ये बी टीम का होती तो जेल जाती, मुझे नहीं लगता। और आज तक इस बात में ये जो लोग आरोप लगाते हैं वो इसलिए लगाते हैं, उनको डर है कि नौजवान लोग, एक गरीब का बेटा कैसे इतनी बड़ी ताकत खड़ी कर लिया, कैसे लोकसभा में चला गया। ये लोगों को तकलीफ है। ये नैरेटिव सेट किया जाता है उन पूंजीपतियों द्वारा संचालित पार्टियों द्वारा कि ये इनकी टीम है या उनकी टीम है। कोई किसी की बी और ए टीम नहीं होता है। लोग मेहनत करते हैं, संघर्ष करते हैं, अपने संघर्ष के दम पर और नेक नियत के दम पर वो आगे बढ़ते हैं। माननीय चंद्रशेखर आजाद जी की नियत साफ थी, इसलिए लोगों, नगीना के वासियों ने उनको लोग चुना और चुन के लोकसभा में भेजा।
तो ये कहना गलत होगा कि बी टीम है। ये तो आप उन करोड़ों हमारे कार्यकर्ताओं पर जो बेचारे अपने घर से रोटी बांध के लाते हैं आंदोलन में, वो जो एक दूसरे के साथ रोटी शेयर करते हैं कि हम इतनी बड़ी पार्टी नहीं कि वहां पर भंडारा चला देंगे, तो वो घर से खुद आंदोलन तो करने आते हैं, घर से खुद रोटी भी लेके आते हैं। इतना बड़ा लाखों लाखों की भीड़ हमारे लोग इकट्ठा कर रहे हैं, तो बिना रिसोर्सेज के तो उन कार्यकर्ताओं की तौहीन होगी जो ये बात बोल रहे हैं कि बीजेपी की बी टीम है। तो हमारे जैसे गरीब की जो गरीब परिवार में जन्मा और राजनीति कर रहा, तो ये तो तौहीन होगी करना। तो ये नैरेटिव सेट किया जाता है पूंजीपतियों द्वारा संचालित पार्टियों को। आपका ये कहना है कि ये सिर्फ एक नैरेटिव है, ये नैरेटिव पार्टी है को कमजोर करने के लिए, पार्टी को कमजोर करने के लिए। लेकिन इस नैरेटिव से पार्टी कमजोर नहीं होती। हमारे कार्यकर्ताओं को, हमारे समाज को माननीय चंद्रशेखर आजाद जी पर विश्वास है, पूर्ण विश्वास है। चलिए, अच्छी बात है। आपकी बातों से आगे बढ़ते हैं। ये बताइए कि जो आपकी एक घटना जहां से आप बहुत ज्यादा फेमस, जो मुझे याद है 2 घटनाएं आपकी हैं। एक बुलडोजर के सामने आके आपने कहा था कि मेरी लाश के सामने से गुजरना होगा जो अगर आप इसको तोड़ेंगे। क्या घटना थी वो? घटना पूरा बताइए जरा हमें, कहाँ की घटना थी? देखिए, वो तो एक बंदरियाबाग की घटना है। जो बुलडोजर कार्रवाई चल रही थी वहां पर रेलवे की जमीन पर हमारे शेड्यूल कास्ट के लोगों के और अन्य समाज के लोगों के भी घर बने। मैक्सिमम शेड्यूल कास्ट के लोग हैं वहां पर। तो बार बार उनको नोटिस थमाया जाता था, लेकिन वो जाएंगे कहाँ? क्योंकि वहां मोस्टली सफाई कर्मचारी रहते हैं और उनकी तनख्वाह 7,000 है, और 7,000 में कौन सा वो घर ले पाएंगे? और वो लगभग 100 सालों से वहां पर रह रहे हैं। लेकिन फिर आप किसी सरकारी जमीन पे कब्जा करना भी तो गलत है। उनको बिना वैकल्पिक व्यवस्था के उजाड़ना गलत भी तो है। तो व्यवस्था सरकार, ये आर्टिकल 21 के खिलाफ है। अच्छा, सिर्फ सांस लेना ही जिंदगी नहीं होती। किसी का घर छीनना भी आप आर्टिकल 21 के खिलाफ जा रहे हैं। आर्टिकल 29 जी, आर्टिकल जितने हमारे जो आर्टिकल्स हैं, हमारे फंडामेंटल राइट्स, आप उनके अगेंस्ट जा रहे हैं। आर्टिकल 19 कहीं भी रहने की आजादी, आप किसके खिलाफ जा रहे हैं? भारत के संविधान के खिलाफ जा रहे हैं। ऑलरेडी हमारे लोग भूमिहीन है। तो बुलडोजर कार्रवाई हो रही थी, हमारे पास सूचना है, हमारी टीम वहां पर पहुंची, उन्होंने बातचीत करी, फिर भी वो नहीं माने, तो लगभग 2 घर उन्होंने तोड़ दिए। तो उसके बाद उन्होंने बोला कि यहाँ पर जो है अधिकारी भाई बात मान नहीं रहे हैं, तो आपको यहाँ आना पड़ेगा। तो हम हमारी टीम के साथ वहां पर पहुंचे। तो पहले हम लोगों ने अधिकारी से बातचीत ही की, लेकिन फिर वो मान ही नहीं रहे थे, बुलडोजर चलाते। फिर उसमें बुलडोजर, वहां पर घर में बच्चा था, बुलडोजर वो इतना चलाने में मगन थे कि वो बच्चों को भी ध्यान नहीं दे रहे थे। तब हम लोगों ने जाकर के उनके ऊपर ये बात बोली कि आप जो है 60 साल नौकरी करते हैं, 60 साल की नौकरी होती है, आप अपने आकाओं के कहने पर लोगों के घर तोड़ रहे हैं, और माननीय चंद्रशेखर आजाद जी की जिस दिन सत्ता आएगी तो उस दिन आपको हिसाब देना होगा इस चीजों का। नहीं, आपने क्या कहा? वो लाश वाली पूरी लाइन बताइए। वो लाश वाली हमारी बात थी कि जो हैदर कैनाल बन रहा है, जो 16 किलोमीटर पे एबिलिटेड पुल बनाया जा रहा है, तो मैंने उस पर बात बोली कि वहां पर 7 लाख की आबादी में 90% शेड्यूल कास्ट के लोग रहते हैं, लेकिन वो 7 लाख भी मेरे लिए मायने रखते हैं, वो किसी भी जाति धर्म के हो, हमें उससे मतलब नहीं है। 7 लाख लोगों को उजाड़कर आप घर बना रहे हैं, ये अलग घटना है। जहां पर ये मैंने बात बोली कि मेरी लाश पर पिलर गड़ेगा तब जाकर के पुल बनेगा। मतलब जब तक मेरे जीते जी ये अपने लोगों को मैं उजड़ने नहीं दूंगा, मैं अपने लोगों को तबाह नहीं होने दूंगा, बर्बाद नहीं होने दूंगा। ये कौन सी घटना है? हैदर कैनाल? ये हैदर कैनाल जो है 16 किलोमीटर पे हैदर कैनाल है, उस पे 7 लाख की आबादी है और उनके घर तोड़ने का बार बार आदेश आता है। तो आप ये ऐसा क्यों है अंकित कि आप हमेशा सिर्फ विरोध ही करते हैं? मतलब चाहे वो जितनी बातें मैं अभी आपसे सुन पा रहा हूँ, जो भी सरकार की या जो भी प्रशासन की नीतियां हैं, उस पर आपने हमेशा प्रोटेस्ट ही किया है। चाहे वो विधानसभा की घटना हो, चाहे वो चंद्रशेखर को जब हाथरस वाली घटना हो, ये हैदर कैनाल वाली घटना हो, या इसके अलावा जो बंदरियाबाग की घटना हो, या अभी एक हाल में ही आपका एक और प्रकरण था जो शर्मा चाय के खिलाफ आपने इतना बड़ा आंदोलन चला दिया था। पहले वो बताइए, वो क्या था? शर्मा चाय के खिलाफ जो आंदोलन चला वो क्या था? शर्मा चाय का आंदोलन तो लखनऊ में था नहीं, लेकिन मेरे पास वीडियो आया, और वीडियो में जो शर्मा चाय के मालिक हैं दीपक शर्मा, वो एक इंटरव्यू में देते हुए बोल रहे थे कि भारत का देश जो है वो संविधान से नहीं चलेगा, मनुस्मृति से चलेगा। संविधान जो है किसी काम का नहीं है मेरी नजर में, और मनुस्मृति से देश चलेगा, और आरक्षण जो है खत्म हो जाना चाहिए। और ये बात बोली। देखिए, आरक्षण एक अलग पार्ट है, लेकिन जो सबसे बड़ी बात उन्हें ये बात बोली कि संविधान वाहियात है, तो ये हमारे दिल पर अटैक हुआ डायरेक्ट। संविधान हमारा ऑक्सीजन है,
और जब कोई ऑक्सीजन छीनता है तो आदमी हाथ पैर चलाता ही है। तो हम लोगों तक ये वीडियो आई, तो हम लोगों ने देखा कि ये इस तरीके से हमारे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के बनाए संविधान का जो इक्वलिटी बेस्ड है, जो आज महिलाओं को सम्मान अधिकार मिला, आज जो महिलाएं जो है डीएम कलेक्ट्रेट बन पा रही हैं, आईएएस आईपीएस बन पा रही हैं, भारत के संविधान की ही देन है और किसी की तो देन नहीं है। सही बात। ना कि मनुस्मृति की। मनुस्मृति में तो महिलाओं को तन ढकने का भी अधिकार नहीं था, शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं था। तो ये व्यक्ति कैसे ये बात बोल रहा है? इसका मतलब ये अपनी माँ का भी, अपने घर में बहन बेटियों को भी अपमानित कर रहा है कि संविधान को बोल करके। तो हमारी टीम ने फैसला लिया कि देखिए भाई, हम लोगों को मिल करके इसका विरोध करना चाहिए। और जिस वो वाटिका में अपने लोगों को, कस्टमर्स को खड़ा करता है, वो भी हमारे दानव समाज की वाटिका, हमारे गुरु जी सुदर्शन महाराज जी की वहां पर प्रतिमा लगी, मंदिर है हमारा, हमारे समाज का ही वो वाटिका है। तो हम लोग वहां पर गए और जाने के बाद हम लोगों ने उनके ऊपर कोई इस तरीके का मिसबिहेव नहीं किया। हमने कहा कि आपने जिस तरीके से हमारे भारत के संविधान को, बाबा साहब को, आरक्षण को अपमानित किया, आप पूरे संपूर्ण भारत देशवासियों के सामने माफी मांगिए। उन्होंने माफी मांगी। माफी मांगने के बाद हमें डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को, जिनसे वो घृणा कर रहे थे, उन्हीं की प्रतिमा, उन्हीं की चित्र हमने उनके शॉप पर लगवाया। नहीं तो आप जबरदस्ती किसी से कैसे करवा सकते? मान लीजिए ठीक है, उन्होंने संविधान के खिलाफ कहा तो वो बात जायज है, लेकिन प्रतिमा लगाना, मान लीजिए नहीं, मैंने उनके ऊपर जबरदस्ती नहीं लगाया। उनके हाँ। बेटे ने ये बात बोली कि ये बाबा साहब की प्रतिमा जो है आप हमें दे दीजिए। मैंने कहा मैं खुद चल करके आपकी दुकान पे लगाऊंगा और आप देखना कि कितना लोग प्रभावित होंगे। हमारे लोग आपसे आके चाय पियेंगे बाबा साहब की प्रतिमा ही देख करके, वो आप पे विश्वास भी करेंगे कि आपने जो बात बोली, आपने उसको, उस पे आपने उसको वापस लिया अपनी बात को, और आपने माफी मांगी संपूर्ण समाज से। चलिए, अच्छा ये बताइए, आप तो वो काफी युवा समय से ही राजनीति में आ गए और 2016 से ही आप राजनीति में लगभग सक्रिय हैं, आज 8-9 साल हो गए। आप कैसे दलित समाज को कैसे देख रहे हैं? दलित समाज के सामने क्या समस्या है आज के समय की राजनीति को लेके? वो अपना रहनुमा किसको माने? वो बहुजन समाज पार्टी के साथ, जो इतनी बड़ी पार्टी रही है, जहां से आपने शुरुआत की, वहां जाए, या चंद्रशेखर आजाद के पास जाए, जो आज कहते हैं कि नहीं दलित समाज उनके साथ जुड़े? क्या दलित समाज सिर्फ वोट देने के लिए बना हुआ है कि हर बार कोई नया चेहरा आएगा वो उनको वोट देंगे और वो आगे अपनी सत्ता को हिट करा के फिर वो वापस चले जाते हैं, दलित समाज वहीं का वहीं रह जाता है? क्या लगता है आपको आज के समय में दलित समाज के सामने क्या समस्या है सबसे बड़ी? देखिए, जैसा कि आपने बात बोली कि कोई भी नेता आता है और चला जाता है, देखिए वो नेता ही दलित समाज से बिलोंग करते हैं, वहीं से निकलते हैं, उनकी बस्तियों से निकलते हैं और तब जाकर के वो नेता बनते हैं। एक बात। और आपने कहा कि बहुजन समाज पार्टी से आजाद समाज पार्टी में वो क्यों आए और क्यों बनी, कारण क्या है? बहुत सारी ऐसी दलितों के लिए पार्टी, हर कोई दलित के लिए पार्टी बनाता है। लेकिन आज आपको ये बात समझनी होगी, थोड़ा मैं पीछे जाऊंगा हिस्ट्री में, इतिहास में। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने अपना गुरु महात्मा फुले जी को माना था। ज्योतिबा फुले, माता सावित्रीबाई फुले वही है कि जिन्होंने शिक्षा की नींव रखी, प्रथम शिक्षक शिक्षिका, शूद्रों अति शूद्रों के लिए, महिलाओं के लिए प्रथम विद्यालय स्थापना करी। उनके संगठन का नाम था सत्य शोधक समाज, फूले जी की। उसके बाद डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने समता सैनिक दल, आरपीआई जैसे संगठन बनाए। बाबा साहब अम्बेडकर सत्य शोधक समाज को तो नहीं ज्वाइन किए, लेकिन फूले की विचारधारा को लेकर के डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने समता की बात करी, इक्वलिटी की बात करी और लोगों को न्याय के लिए शिक्षा की बात करी। तो बाबा साहब अम्बेडकर की को प्रेरणा मानते हुए मान्यवर काशीराम साहब ने बहुजन समाज पार्टी बनाई। मान्यवर काशीराम साहब को प्रेरणादायक मानते हुए माननीय चंद्रशेखर आजाद जी ने आजाद समाज पार्टी बनाई। तो ये परिवर्तन चक्र है। नहीं तो बहुजन समाज पार्टी तो आज के समय में कहा यह जाता है कि दलितों के लिए सबसे बड़ी उम्मीद है। मायावती जी ने जब उनकी सरकारें रही तो कई ऐसे निर्णय लिए जो दलित समाज के उत्थान के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण थे। तो कहीं ये इंडिविजुअल राजनीतिक चेष्टा तो नहीं है कि अपने आप को बढ़ाने के लिए चंद्रशेखर ने अपनी पार्टी बनाई? भाई आज दलितों के रहनुमा बहुजन समाज पार्टी से ज्यादा कैडर किसके पास है दलितों का? देखिए, भीम आर्मी की जो शुरुआत हुई थी 2015 से हुई थी, पार्टी 2020 15 मार्च को बनी। माननीय चंद्रशेखर आजाद जी ने बहुत अप्रोच किया, बहुत बातचीत करी कि माननीय बहन जी जो है मान जाए, और 2019 के चुनाव में माननीय चंद्रशेखर आजाद जी ने समर्थन भी दिया था।
तो आप एक बात बताइए कि हम कैसे विरोधी हो गए? नहीं, कहा यह जब जाता जब 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 बहन जी ही नहीं स्वीकार कर रही है समाज के उन लोगों को जो मेहनत संघर्ष करके आए हुए लोग हैं, वो तो अपने भतीजों को ही प्रमोट करना चाहती है, तो वही बात हो गई। इससे अच्छा तो फिर राजतंत्र भतीजों लागू को होता। प्रमोट करना चाहती तो आज आकाश आनंद बाहर क्यों होते पार्टी से? तो देखिए, एक्सपीरियंस भी तो कुछ चीज होती है ना। एक चांदी के चम्मच लेकर के पैदा होना, देखिए बहुत सारे नेता हैं, मैं उदाहरण नहीं गिना चाहूंगा, लेकिन जो हमारे समाज की बात है, जो हमारी जो देखिए बहुजन राजनीति की मैं बात कर रहा हूँ, बहुजन समाज की बात कर रहा हूँ, बहुजन मूवमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, जी, इसमें कभी भी परिवारवाद नहीं चला है। फूले ने मिशन चालू किया, डॉक्टर अम्बेडकर ने संभाला, मान्यवर काशीराम ने संभाला। मान्यवर काशीराम साहब की फैमिली का तो कोई बहन जी नहीं थी, बहन जी ने संभाला। बहन जी के बाद माननीय चंद्रशेखर आजाद जी ने संभाला, उसके बाद कोई और आएगा। ये परिवर्तन चल रहा है। आरोप इसमें हमेशा से बदलाव लगातार नहीं है। ये लगता रहता है कि भीम आर्मी जो पहले, जो आज आप आजाद समाज पार्टी कहते हैं, भीम आर्मी कहते हैं, इनके कार्यकर्ता काफी यंग तो हैं, लेकिन यंग के साथ साथ काफी उग्र रहते हैं। बहुत ज्यादा जहाँ कहीं पे भी जाते हैं तो तोड़फोड़ करना चालू कर देते हैं, उग्रता दिखाते हैं। ऐसा विपक्ष हमेशा आरोप लगाता है और इसीलिए शायद हमेशा से उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज होते हैं और कई तरह के वीडियोज सामने आते हैं उग्रता भरे। क्या सच्चाई है इन बातों में? क्या वाकई जो है आपके जो कार्यकर्ता बहुत उग्र हो जाते हैं? देखिए, ताली एक हाथ से नहीं बजती है, ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती। हमारे कार्यकर्ता कभी उग्र नहीं होते हैं। ये सदियों से पीड़ा है उनके दिल में। जो आप आंदोलन अहिंसा पूर्वक क्यों नहीं करते? जो भी आंदोलन करते हैं, हमारे लोग आंदोलन ही कर रहे हैं, आंदोलन ही कर रहे हैं। दूसरे लोग आकर के उसमें हिंसात्मक होते हैं। कौन से लोग हैं जो हिंसात्मक हो जाते हैं? ये वो लोग हैं जो सदियों से हमें दबाए रखना चाहते थे और दबाए रहने की वो आज भी कोशिश कर रहे हैं कि कैसे ये जो युवा थे, जो सर झुका करके चलते थे गांव से, वो आज इनका सीना कैसे चौड़ा हो गया, सर उठा करके कैसे चलने लगे। कल तक जो हमें देखकर अपनी खाट से उड़ जाते थे, आज वो कैसे। और आज की भी आप घटनाएं देखो, लगातार घटनाएं होती जा रही हैं। घोड़ी पर चढ़ने पे हमारे लोगों को प्रतिबंध लगा दिया गया, बुलेट पर चढ़ने पर हमारे लोगों को मार दिया जाता है, मूंछ रखने पर मार दिया जाता है, पानी पीने पर इंद्रिय अगर इस तरह का प्रतिबंध लगता तो आपके नेता सांसद थोड़ी ना रहते, उनको चुनाव लड़ने दिया गया, वो सांसद बने। ये डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान की देन है और किसी की देन नहीं है कि हम सांसद बने। नहीं, लेकिन इस समय की, वर्तमान समय की जो योगी सरकार है, वो सबको साथ में लेके चलती है और इस देश के प्रधानमंत्री ने इतना बड़ा नारा दिया, सबका साथ सबका विकास, और इस तरीके से पूरे प्रदेश के अंदर इस समय कोई भी अराजकता कहीं पे भी देखने को नहीं मिलती। तो यही है सबका साथ और सबका विकास की उत्तर प्रदेश को जो उत्तम प्रदेश माननीय योगी जी बनाया है। तो इन्हीं के कार्यकाल में तो ही हमारी मनीषा वाल्मीकि का बलात्कार हुआ, इन्हीं के कार्यकाल में तो सहारनपुर में हमारे लोगों की हत्या हुई। तो इन्हीं के जांच चल रही है, पुलिस कार्रवाई कर रही है, ऐसा नहीं कि पुलिस एक पक्षी कार्रवाई कर रही है। कब तक जांच चलेगी? जांच प्रक्रियाएं ऐसी होती हैं कि देखिए, किसी को भी दोषी ठहराना, जांच किसी एक दिन या एक सप्ताह या एक महीने का विषय नहीं होता है। जांच में बहुत सारे लंबी प्रक्रिया होती है, लेकिन उसके बाद भी हमारे लोगों को हिंसा करने के बाद अपराधियों को छोड़ दिया जाता है। अपराधियों के पक्ष में जो पंचायतें लग रही है, इसके बारे में क्या ख्याल होगा आपका? जब घटना हो रही है, घटना होने के बाद, मैं अभी एक रिसेंटली पार्टी के आपने सांसद को देखा होगा, उनके ऊपर हमला हो गया आगरा में, उनके घर पर हमला हुआ। तो आपको क्या लग रहा है? देखिए, कास्ट है। अच्छा, देखिए, मैं आपको बताता हूं, अनिकेत जी सुनिए, जैसे ये जो घटनाएं होती हैं, इसकी लोकतंत्र में कहीं जगह नहीं है। जैसे किसी नेता के ऊपर कोई घटना होती है, उग्रता होती है, तो इसमें हमेशा लोकतंत्र में इस तरह की कोई घटनाओं की कोई जगह नहीं है। इस तरह की घटनाएं सिर्फ सिर्फ ऐसा नहीं है कि दलित समाज के नेता के साथ होती है। अभी दिल्ली में मुख्यमंत्री के साथ भी हो गया। वो तो वर्तमान सरकार में वर्तमान मुख्यमंत्री है, जहाँ पे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में तीसरी बार सरकार है, वहां पे इस तरह का हमला हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये एक पक्षीय कार्रवाई है कि सरकार उस पर संज्ञान नहीं लेती है, ये किसी के भी साथ हो सकती है और हमेशा सरकार इस तरह की घटना को दुर्भाग्यपूर्ण कहती है। आप ये क्यों सोच रहे हैं कि ये घटनाएं सिर्फ आप ही के साथ या आप ही के समाज के साथ? देखिए, सदियों से ही होती जा रही, कोई आज की नई घटनाएं नहीं, ये सदियों से होती चली गई। ये तो शुक्रगुजार है हम सब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के। अच्छा अनिकेत, ये बताइए, आप सबकी बात कर रहे हैं, सबके अधिकार की बात कर रहे हैं कि ठीक है, हर जाति के लोगों को संविधान में जगह दी गई, संविधान ने ये अधिकार भी दिया। आपकी पार्टी तो सिर्फ एक जात की पार्टी बन के रह गई है, आजाद समाज पार्टी। सिर्फ आप ऐसा लोगों का कहना है कि आपकी पार्टी सिर्फ एक ही जाति विशेष की पार्टी रह गई, मतलब सिर्फ दलित समाज की पार्टी? हाँ, सिर्फ दलित समाज की पार्टी है। तो फिर हमने जाट महिलाओं के लिए क्यों लड़ाई लड़ी? जो जाट पहलवान थे उनके लिए हम लोगों ने लड़ाई लड़ी।
किसानों की- लड़ाई तो हमेशा विपक्ष ये आरोप लगाता है कि चंद्रशेखर एंड पार्टी जो है हमेशा सिर्फ ग्लैमर में, लाइमलाइट में बने रहने के लिए इस तरह का आंदोलन नहीं, हमारे राष्ट्रीय महासचिव गुर्जर समाज के हैं, रविंद्र भाटी। हमारे उत्तर प्रदेश के प्रदेश महासचिव डॉक्टर आकिब साहब हैं, मुस्लिम समाज के। तो ये कहना गलत होगा कि हम मौका नहीं देते। हमारी पार्टी में जो उत्तर प्रदेश के सचिव हैं, संगठन सचिव, वो भी जाट समाज के सतपाल चौधरी जी। तो इतना उग्रता कैसे? मेरा एक प्रश्न अभी भी बहुत ज्यादा है, मतलब हर जगह ये देखा जाता है कि उग्र हो जाते हैं कार्यकर्ता। यंग है वो बात ठीक है, यंग कार्यकर्ताओं को कंट्रोल क्यों नहीं करती है पार्टी? उनके अंदर इस तरह की शैक्षणिक व्यवस्था या इस तरह की ट्रेनिंग क्यों नहीं दी जाती है? पॉलिटिकली उनको ट्रेंड क्यों नहीं किया जाता है कि वो अपना विरोध दर्ज कराएं? यहाँ पे लोकतंत्र के अंदर विरोध दर्ज कराने के लिए ही आजादी दी गई है। आप धरना प्रदर्शन करिए, लेकिन धरना प्रदर्शन आज का जो समय है इसमें उग्रता का कोई स्थान नहीं है। आप देखिए पहले भी धरना प्रदर्शन होता है, बाबा साहब ने धरना प्रदर्शन, मान्यवर काशीराम जी ने घूम घूम के धरना प्रदर्शन किया, उन्होंने भी अपना विरोध जताया। लेकिन ये आज के समय में इस तरह की उग्रता का तो कोई स्थान नहीं है। अभी रिसेंटली जो घटना हुई वहां पे 54 लोगों के खिलाफ जो इस तरह की जो मामला आपने देखे, लोगों ने गाड़ियां फूंक दी, आग लगा दिया, तो इस तरह का तो कोई स्थान नहीं। लेकिन ये आपने एक तरीके से देखा, सिर्फ एक एंगल आप देख रहे हैं। इसका दूसरा एंगल आपने देखा कि स्थानीय जो लोग थे वहां पर जो भगवा गमछा सर पर बांधकर हमारे कार्यकर्ताओं पर हमला कर रहे थे, और पुलिस के साथ हमारी ही गाड़ी को मारा, उसमें हमारे एक साथी की डेथ हो गई, आपको नहीं पता? उसी में हमारे एक कार्यकर्ता की डेथ हो गई है उनके पत्थर चलाने से। हम भी खो रहे हैं अपने लोगों को, हम उग्र नहीं हो रहे हैं। सदियों से जो ये जो व्यवस्था, जटिल व्यवस्था रही, उसकी जो मानसिकता से, गणित मानसिकता से मनवादी लोग हैं जो वो लोग हमारे आंदोलन को बदनाम करने के लिए खुद से पत्थर डालते हैं। आपने दिल्ली में देखा होगा जब घटनाएं हुई थी CNRC के दौरान, यही भगवाधारी गुंडे जो है वो पुलिस की तरफ से लाठीचार्ज कर रहे थे। उनका कैसे कर्तव्य बन गया लाठीचार्ज करना किसी पर? वो खुद हिंसा फैला रहे हैं। ये तो दुनिया को पता है कि वो किस तरीके से लोगों को बदनाम, ये हमारे मूवमेंट को धाराशाही करने के लिए, बदनाम करने के लिए। आप जैसे जब युवा राजनीति में आते हैं तो पूरे समाज को ये उम्मीद होती है कि जो जातिवाद है या जो इस तरीके से आरोप प्रत्यारोप है ये खत्म होने चाहिए, देश आगे बढ़े, प्रदेश आगे बढ़े। आप देश और प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए राजनीति में आपका क्या योगदान रहेगा? आजाद समाज पार्टी किस तरफ से चल रही है कि वो देश के, आप देखिए जितनी भी बात हम लोगों ने की वो कहीं ना कहीं एक इंडिविजुअल आदमी का एक वर्चस्व, एक पार्टी के वर्चस्व की बात हो रही है। आप कुछ ऐसे अपनी योजनाएं बताइए जिससे देश आगे बढ़े, जिससे आपका समाज आगे बढ़े। कि आज मान लीजिए वर्तमान में आपकी पार्टी के जो मुखिया हैं, वो इस समय सांसद हैं, वो ऐसे क्या कार्य कर रहे हैं विरोध करने के अलावा कि जिससे उनका समाज आगे बढ़े, जिससे अन्य समाज के लोग भी आगे बढ़े? देखिए, माननीय चंद्रशेखर आजाद जी का स्पष्ट है, और आपने ये बात बोली कि देश कैसे आगे बढ़ेगा, देश के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं। तो हम जिस आइडियोलॉजी पर चल रहे हैं, जो जिनको अपना आदर्श मानते हैं, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को, उनका पहला ही कथन ये है कि यू आर फर्स्टली और लास्टली इंडियन। हम प्रथम और अंतिम भारतीय हैं, और ये देश हमारा है। इसी और देश तरक्की की उन्नति जब करता है जब देश का हर वर्ग आगे बढ़ता है जी। अंतिम गांव में बैठा हुआ व्यक्ति भी जब शिक्षा से, चिकित्सा से, रोजगार से वंचित नहीं होगा, तब जाकर के देश तरक्की उन्नति करेगा, अन्यथा देश तरक्की उन्नति नहीं कर सकता। इस बात को याद रखिए, ये खोखलेबाजी, सबका साथ सबका विकास, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया और विश्व गुरु ऐसे नहीं बना जाता है। आज भी सफाई कर्मचारी उतर करके, अभी BBC की रिपोर्ट है पिछले 5 सालों की, 339 लोग सीवर में उतरने से डेथ हुए। ये कहने की बातें हैं सिर्फ कि हमने मशीन लाए हैं, धरातल पर क्या है? 4 मशीन के साथ फोटो खिंचा करके आप दिखा रहे हैं कि ये डिजिटल इंडिया हो गया। आज भी लोग सीवर में उतर करके मौत के घाट उतर जा रहे हैं। आज भी शिक्षा से लोग वंचित हैं। आज भी रोजगार नहीं, कहा था 2 करोड़ नौकरियां देंगे, क्या दिया? वर्तमान सरकार है ना, वर्तमान सरकार ने बोला था कि हर साल 2 करोड़ नौकरियां, 15 लाख, चलो 15 लाख जुमला हो गया, कोई बात नहीं। लेकिन आज आप क्या दे रहे हैं? आज आप युवाओं से सर्वे करा करके आप दिखाओ। तो आजाद समाज पार्टी क्या कह रही है, आप ये समझिए कि रोटी कपड़ा मकान, ये सबकी नीड होती है, रोटी कपड़ा मकान। और ये रोटी कपड़ा मकान कैसे आता है? इसी में सारा सब कुछ बात का निचोड़ है। जैसे कि रोटी कैसे आती? बिना रोजगार के तो रोटी आती नहीं है। आप जब काम करेंगे, भाई हाथ को काम देंगे, तभी तो आप रोटी लाएंगे। जब रोजगार की व्यवस्था नहीं तो रोटी कैसे लाएंगे? मकान अवैध कह करके हमारे मकान तोड़ दिए जाते हैं। मैं बता रहा हूँ, इस देश के अंदर दलित समाज के व्यक्ति, आपने कहा समस्या क्या है?
क्या दलित समाज के लोगों को हम देना चाहते हैं? मैं कह रहा हूँ दलित समाज के लोग 74%, सरकारी आंकड़ा है, 74% भूमिहीन है। 25% जमीनों पर जो पट्टा हुआ है हमारा दलित समाज के लोगों का, उन पर क्षेत्र के बाहुबलियों का कब्जा है, वो छुड़ा नहीं पा रहे हैं। गांव में बस से बदतर स्थिति है, वो सर झुका करके चलना पड़ता है उनको आज भी। तो 1% जो रजिस्ट्रियां, जैसे कि मैंने कहा, भारत के संविधान ने वो सारी चीजें लिखित अधिकार में देती कि आज सफाई कर्मचारी का बेटा भी एमपी एमएलए बन पा रहा है, आईएएस आईपीएस बन पा रहा है, आरक्षण की वजह से। तो ये तो सरकार कहीं ना कहीं इसको क्रेडिट देना चाहिए ना आपको। देखिए आज सरकार, ये नहीं कहना आज सरकार देखिए ऐसा है, पूरी चीजों पर कोई भी मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ कि सरकार से पूरी गलत है, कि भारतीय जनता पार्टी सरकार देखिए, अब मैं आपको कुछ बताता हूँ उनके। सरकार ने 2014 से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। सरकार जब भी कोई नियम लेके आती है तो उसकी नियति साफ है कि उसको सबके लिए है, चाहे वो कोविड के समय में राशन की व्यवस्था कराने की हो, दवा की हो, शिक्षा की हो। कोई भी जब नीति आती है तो क्या किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए आती है? वो तो सबके लिए आती है ना। ऐसा तो है, पूरे प्रदेश के लिए आती है। उस प्रदेश में दलित भी है, उसमें सवर्ण भी है, उसी में पिछड़े जाति के भी लोग हैं। तो सरकार तो कोई भेदभाव कर नहीं रही है। आप दोषारोपण सरकार के ऊपर करते हैं, हालांकि सरकार का ही काम है कि जो ये सारी व्यवस्थाएं हैं इनको पूरा करे। लेकिन सरकार की ही देन है, पिछली सरकारों की भी देन है कि आज की डेट में चाहे वो दलित समाज का व्यक्ति हो तो भी वो पढ़ लिख के आगे बढ़ रहा है। आप ही खुद कह रहे हैं कलेक्टर बनते हैं, आईएएस बन रहे हैं, पीसीएस बन रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं। तो थोड़ा बहुत क्रेडिट तो आपको सरकार को भी देना चाहिए। संविधान में लिखा नहीं होता तो सरकार तो कभी नहीं मानती इस बात को। ये देना ही है, भारत के संविधान में लिखा हुआ है कि इन्हें ये अधिकार देना ही है, इनके फंडामेंटल राइट्स हैं, तो वो दे रहे हैं। सरकार दे रही है तो माध्यम संविधान है, ये तो सिर्फ माध्यम है। संविधान में लिखा ना होता तो कैसे मिल जाता? डॉक्टर अम्बेडकर की देन है कि हमको ये मिल रहा है। तो मैं कह रहा था कि 1% रजिस्ट्री है हमारे समाज के पास। आज भी लैंड एक बहुत बड़ा इशू है सोसाइटी का, जो हिस्सा होता है। भाई किसी भी देश के लिए क्या चीज है, कोई देश होता है उसके लिए क्या महत्वपूर्ण है? लैंड, जमीन। देश के टुकड़े को तो जो लैंड के टुकड़े को तो ये देश कहा जाता है। और हमारे लोग तो भूमिहीन है, नालों के किनारे रहे, और 74% भूमिहीन है, 1% रजिस्ट्री हम खाली ले पाए हैं। और मैं आपको डाटा बताऊं कि सरकार की उपलब्धियां है। फ्रंटलाइन मैगजीन का डाटा है कि 7,38,000 लोगों को पिछले 5 सालों में बेघर किया गया। ये सरकार आपके सामने। तो उसमें तो सब समाज के लोग, सभी की बात कर रहे हैं हम, किसी एक की बात ही नहीं कर रहे। हम तो सबकी बात कर रहे हैं। किसी भी छत ना हो तो दुख तो मेरे ऊपर भी होगा ना। तो क्या आप ये आशा और विश्वास दिला सकते हैं कि जो आजाद समाज पार्टी है वो सबके लिए कार्य करेगी? बिल्कुल, आजाद समाज पार्टी बिना किसी जात भेदभाव के। देखिए, मैं अपनों से, जो हमको उम्मीद है लोगों से, अगर कास्ट पेपर पर होती तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कब का खत्म कर चुके। चूंकि ये दिमाग में आपके प्रति मेरे अंदर भी आ सकती है, मेरे अंदर आपके प्रति भी आ सकती है। तो ये चाहे भले हम सब एक समाज के हों, एक समाज का व्यक्ति भी एक समाज का शोषण कर रहा होता है, अपने समाज का शोषण करता है। तो ये तो दिमाग का खेल है। लेकिन जो लोग बैठे हुए हैं, लेकिन हमारे अंदर क्या है? हम जो समता की बात करते हैं उसे हकीकत में हम ग्राउंड पर उतारेंगे नहीं उतारेंगे? ये बात तो पिछली, आप कह रहे सरकार, बहुजन मूवमेंट की जो सरकार आई थी उसने भी करा। आजाद समाज पार्टी आएगी वो भी यही करेगी, सबकी इक्वलिटी की बात करेगी, सबको बराबर पे लाके खड़ा करेगी। फिर जो रेस की लाइन है बराबर होनी चाहिए। जब हमारे भूमिहीन लोग, हम तक जमीनें मिलनी चाहिए, जिनको शिक्षा से वंचित किया उनको शिक्षा मिलनी चाहिए, फिलहाल जो युवा है उनको रोजगार मिलना चाहिए। और युवाओं को रोजगार नहीं मिलेगा तो युवा नशाखोरी की तरफ जाएगा, वो सट्टा खेलेगा। जैसे कि इन्होंने बिल ला करके बंद कराया आज गेमिंग ऐप, इससे पहले सो रहे थे। इन्होंने लोगों ने तो परमिशन दी गेम चलाने की। तो युवा को जब रोजगार नहीं देंगे तो वो सट्टा खेलेगा, घर बेचेगा। तो रोजगार नहीं है तो फिर सट्टा कैसे खेलेगा? खेल रहे हैं, वो कर्जा ला रहे हैं, कर्जा लेके कर रहे हैं, घर से माँ बाप को परेशान कर रहे हैं युवा। आप रिकॉर्ड चेक करो कि किस तरीके से बर्बाद करा जा रहा है युवाओं को नशा से और इन चीजों से। जब लोगों के पास काम ही नहीं होंगे तो खाली बुद्धि जो होता है विनाश का होता है। चलिए, अच्छी बात। अच्छा, ये बताइए, आप तो अपनी पार्टी के बहुत बड़े दिल से झंडा उठा रहे हैं, और आप ही के मतलब कई सारे लोग ये कहते हैं कि अनिकेत धानुक को ही पार्टी में कोई तवज्जो नहीं दी जाती है। इस पे क्या कहेंगे आप? कैसी बात कर रहे हैं? हमारे माननीय चंद्रशेखर आजाद जी ने, हम अभी आपने कहा मैं एक युवा हूँ, एक 25 साल के लड़के को मेन बॉडी में प्रदेश सचिव बनाया और पूरे उत्तर प्रदेश का कार्य सौंप दिया।
तो ये कहना गलत होगा, ये जो आरोप लगा रहे हैं। तो क्या ये निराधार है? लोग आप ही के लोग लगाते हैं कि अनिकेत धानुक को पार्टी में कोई तवज्जो नहीं दी जाती है, सिर्फ अपनी तरफ से जो है आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं? देखिए ऐसा कोई एग्जाम्पल बताइए जिससे आपके लोगों को लगे कि आपकी पार्टी में बहुत अहम। अब हर बार जहां भी मेरा आंदोलन हुआ, चाहे वो डॉक्टर दिनेश शर्मा का के भतीजे जो हैं, वहां पर चुनाव चल रहा था, तो वहां पर ऐशबाग वार्ड में बूथ कैप्चरिंग चल रही थी। अब आप सोचिए, वहां पर हम लोगों ने विरोध किया और हमारे समाज के युवाओं पर मुकदमे हुए, तो माननीय चंद्रशेखर आजाद जी ट्वीट किया और वहां पर तुरंत है। हैदर कैनाल की घटना हुई, माननीय चंद्रशेखर जी तुरंत है। मेरे खुद का ऊपर ऑपरेशन हुआ, ट्यूमर हुआ था, माननीय चंद्रशेखर आजाद जी दिल्ली से उठकर तुरंत मेरे पास आ गए और उनकी आंखों में आंसू थे। तो ये कहना गलत होगा। मतलब आपके और चंद्रशेखर के रिश्ते अच्छे हैं? आप मतलब आपको भाई है हमारे वो, और भाई जैसा हमारा रिश्ता है। कभी भी उन्होंने मंच पर ये हमारा प्रदेश सचिव या कुछ जिक्र नहीं किया। छोटा भाई उन्होंने हमेशा मुझे बोला, चाहे वो मीडिया में हो चाहे वो कहीं भी हो, वो छोटे भाई की तरह हमें मानते हैं। और ये कहना गलत होगा, जो लोग आरोप लगा रहे हैं ये गलत है। चलिए, अच्छी बात है कि आपकी बात सच हो और ये आरोप पूरी तरीके से निराधार हो। आपके संबंध मधुर रहें उनके साथ, आप अपनी पार्टी के लिए अच्छे से कार्य करें और इसी तरीके से आगे बढ़ते रहें। फिलहाल एक अंतिम प्रश्न, जो आपने ये फूले फिल्म लगवाई लोगों के लिए, क्या मैसेज देना चाह रहे थे आप? देखिए, किस तरीके से मैंने बताया हम लोग यहाँ पर आए हैं, क्या संघर्ष रहा है हमारे पुरखों का, हमारे महापुरुषों का। जो कौम अपने पुरखों का संघर्ष व बलिदान भूल जाती है, वो कौम कभी तरक्की उन्नति नहीं कर सकती। तो फूले फिल्म आई, मैंने देखा भी तक नहीं था, तो लेकिन वो जो ट्रेलर था उसमें मैं समझ गया कि हमारे समाज का लोगों का दर्द दिखाया है, हमारे समाज की शुरुआत जो वो दिखाई है, कैसे क्रांति आई है। तो फूले फिल्म का काफी कई ब्राह्मणवादी संगठनों ने विरोध किया। और वो क्यों किया? क्योंकि उसमें यह दिखाया कि सदियों से ब्राह्मणों ने शोषण किया। ब्राह्मणों ने शोषण नहीं किया, ब्राह्मणों ने पॉलिसी ऐसी बनाई कि वो शोषण। आज देश चल रहा है, अगर मैं किसी की हत्या कर दूं मुझे जेल जाना पड़ेगा कि नहीं चलेगा? सही बात है। अगर मैं चोरी करूंगा तो मुझे जेल जाना पड़ेगा। या मैं बाइक तेज चलाऊं तो मेरा चालान होगा कि नहीं होगा? तो वो कानून है ये। तो उन्होंने ही मनुस्मृति बनाई और ऐसा कानून बनाया कि इस देश के शूद्रों को, महिलाओं को, जो आज के SC ST OBC के लोग हैं, इनको शिक्षा से वंचित रखा जाए। इनको मंदिरों में प्रवेश इनका नहीं होना चाहिए, प्रतिबंध लगाया। शिक्षा पे प्रतिबंध लगाया। तो जब जुल्म कानून बन जाता है तो लोगों की जो नस्लें होती है उन तक ये बात पहुंच जाती है कि मेरा बच्चा भी वहां नहीं जा सकता। वो भी अपने बच्चों को ये तैयार करते हैं कि नहीं, मंदिर हमारे लिए नहीं बनी है, शिक्षा का केंद्र हमारे लिए नहीं है। तो वो चाहते हैं कि मजदूरी, खेती किसानी करे, बदवा मजदूरी करे। और बहुत ऐसी ऐसी चीजें, जैसे कि नांगेली हमारी बहन थी, ब्रेस्ट टैक्स देना पड़ता। मुला करम, मैं तो ये बात बीच में बोलूंगा कि उसने अपने स्तन काट करके आज करोड़ों महिलाओं को की प्रेरणादायक बनी है। वो आज उनकी वजह से हमारी बहन बेटियां तन ढक पा रही हैं, बहुत बड़ी बात है। मैं तो कहना चाहूंगा कि वो उनको याद करें, वो असली देवी उनको माने, वो अपने घरों के मंदिरों में उनकी पूजा करें कि आज जो तन भी ढक पा रही है उस नांगेली बहन की कुर्बानी का नतीजा। ये तो दुनिया है कि दुनिया में कोई व्यक्ति जो है कुर्बानी नहीं देता, जिस समाज कुर्बानी नहीं देता वो कभी तरक्की उन्नति नहीं कर सकता। वही उस ब्राह्मणवादी संगठन ने विरोध किया। तो वो दिखाया, जो हकीकत थी हमारे साथ, वो दिखाया कि कैसे सार्वजनिक कुओं से हमें पानी नहीं पीने दिया जाता था। जहां पर गाय भैंस चराई जाती थी, वहां जो पानी पीती थी वो पानी पीने पर मजबूर कर दिया गया। कैसे पीछे पिछवाड़े पे पंखे बांधे जाते थे हमारे कमर में ताकि हम चले तो हमारे पदचिन्ह हट जाए। कैसे वो हमारे ऊपर घड़ा बांधते थे ताकि हम थूकें तो वो जमीन पर ना पड़े। और रात के समय निकलते थे हम लोग, ताकि जो दिन में इसलिए निकलते थे क्योंकि जो परछाई है, हमारी परछाई से वो दूसरे लोग अछूत ना हो जाए, दूषित ना हो जाए, हम अछूत थे उनकी नजर में। तो फूले फिल्म में वो चीजों का सार दिखाया है कि एजुकेशन, बाबा साहब ने आज कहा कि शिक्षा शेरनी का, वो दूध जो पिएगा वो दाढ़ेगा। फूले ने भी इसी को आगे बढ़ाया, मतलब फूले सीखा बाबा साहब ने। तो हमने ये चीज देखी और देखा कि ब्राह्मणवादी संगठन ने इसका विरोध किया। तो हमने नोवेल्टी हॉल के मालिक से बात करी, टंडन साहब जी से। मैंने कहा सर
हमारी कम्युनिटी पर फिल्म बनी है, और हमारी ही कम्युनिटी नहीं, इस देश के सभी महिलाओं को ये देखना चाहिए, और सभी को ये देखना चाहिए हकीकत में अगर देश को तरक्की उन्नति चाहते हैं, ये सिर्फ हमारी कम्युनिटी का भला नहीं है। अगर हमारी कम्युनिटी भी उठेगी तो ये देश तरक्की करेगा, उन्नति करेगा। तो उन्होंने बोला ये बात बहुत अच्छी बात है, आपने ये बात बोली। तो हमने अपनी तरफ से वहां पर हमारे कई साथियों के द्वारा मिल करके हम लोगों ने पिक्चर दिखाई, हाँ, समाज में चेतना 3 दिन के लिए हम लोगों ने हॉल बुक किया। लगभग 3600 लोगों को हम लोगों ने फिल्म दिखाई, और वो फिल्म देखने के बाद हर परिवार से हम लोगों ने रिव्यू लिया। उन्होंने ये बात बोली कि अपने बच्चों को जरूर पढ़ाएंगे, क्योंकि शिक्षा के बिना कुछ भी नहीं है। देखिए, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने एक लाइन की है, ये अंतिम प्रश्न है, मैं आपको इस बात को ऐड कर दूं इस चीज में, कि बाबा साहब अम्बेडकर की कोई भी चीज छोटी नहीं हो सकती। उन्होंने बोला शिक्षित बनो, ठीक, संगठित रहो, संघर्ष करो। सिर्फ इतनी ही बात नहीं बोली बाबा साहब ने, वो एक शब्द है, लेकिन बाबा साहब को समझने की जरूरत है। बाबा साहब ने क्या बोला, शिक्षा से आप अंधकार से उजाले की ओर बढ़ते हैं और जीने का मार्ग आपको बताती है। संगठित रहने से आपको बल मिलता है, कोई भी आपके खिलाफ पॉलिसी बन रही हो, कोई भी ऐसा षड्यंत्र बन रहा हो, अगर एक साथ आप एकजुट होकर के लड़ेंगे, तो जैसा कि मैंने कहा कि मैं फुटबॉल का खिलाड़ी हूँ, तो 11 की 11 टीम, अगर 11 के 11 लोग खेलते नहीं है तो टीम नहीं बनती, टीम नहीं बनती और टीम जीतती नहीं है। तो उसी तरीके से बाबा साहब जो ने कहा, तो उस बात को हम लोग अमल करते हैं आज भी। तो फुटबॉल के ग्राउंड में हो, चाहे वो राजनीति के मैदान में, तो अगर आज समाज एकजुट होगा तो तरक्की उन्नति भी करेगा और बड़ी से बड़ी मुश्किलों का सामना भी करेगा। तो संगठित रहो, ताकि किसी भी जो आपदा है उससे लड़ जाओ, मतलब संगठित रहने में बल मिलता है। और संघर्ष जो कौम नहीं करती, वो कौम कभी तरक्की उन्नति नहीं कर सकती। बाबा साहब अम्बेडकर ने ये सिर्फ छोटी लाइन नहीं बोली, इसको समझने की जरूरत है कि संघर्ष जो कौम नहीं करती वो कभी कामयाब नहीं हो सकती। सही बात है, सही बात है। ये थे हमारे साथ अनिकेत धानुक, एक युवा राजनेता हैं, समाज के अंदर बदलाव लाना चाहते हैं, समाज में व्याप्त कुरीतियों को भी खत्म करना चाहते हैं, और इनकी पुरजोर कोशिश है कि ये सिर्फ एक समाज के नेता ना बने, बाकी जो अदर समाज भी हैं उनके लिए भी ये उनका नेतृत्व करें, उनमें जो व्याप्त कुरीतियां हैं उनको खत्म करें। हमारी तरफ से इनके फ्यूचर के लिए, इनके भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। अनिकेत जी, आपने अपना समय दिया आज हमारे शो में, बहुत बहुत धन्यवाद, और आप आगे ऐसे ही बढ़ते रहें और समाज में इस तरह की चेतना स्थापित करें ताकि हमारा देश आगे बढ़े। आज हमारे देश को आप जैसे लोगों की आवश्यकता है, और इसी तरीके से साफ मन से कुरीतियों के खिलाफ कार्य करिए, ना कि किसी जाति विशेष के खिलाफ कार्य हो। ये मेरी तरफ से आपको सुझाव है। आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत